नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत को देखते हुए अमित शाह ने कहा है कि जो हालात पाकिस्तान ने भारत वाले कश्मीर में पैदा किए थे, अब वही हालात पीओके में बन चुके हैं। हड़ताल और पत्थरबाजी से जूझ रहा पीओके अब पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बगावत, विद्रोह, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा एक बड़ी क्रांति में तब्दील हो चुका है। शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर हड़बड़ा गए हैं। पीओके में लोगों की जान जा रही है। पुलिस सड़कों पर पीटी जा रही है। पाकिस्तान की फौज लोगों पर गोलियां चला रही है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक साफ साफ नजर आ रहा है कि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ भड़का हुआ पीओके अब साफ साफ शब्दों में कह रहा है, नहीं चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान गो बैक, गो बैक। पीओके इस वक्त विद्रोह का रास्ता अपना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सियासत जो एक बात की तरह होती है तो अपने अवाम को जो सहूलियात देनी चाहिए, न कि उन्हें फोर्स के जरिए, डंडे के जरिए, गफाई लगा के जो है दबाया जाए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ इस गुस्से को भारत बहुत करीब से देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया है कि पीओके पर भारत का एजेंडा क्या है। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। पीओके के हालात का जिक्र भारत के चुनाव में हो रहा है, लेकिन असलियत ये भी है कि पीओके इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है। हॉट इतना कि पूरी पाकिस्तान हुकूमत बुरी तरह से हिल चुकी है। पाकिस्तान का मीडिया छाप रहा है, पीओके बागी हो चुका है। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है, पीओके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अरब वर्ल्ड का मीडिया खबरें छाप रहा है, पाकिस्तान बेचैन है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है, पीओके में बड़ी हिंसा बेकाबू हो चुकी है। मुजफ्फराबाद से लेकर पीओके से बहुत से शहरों से आए ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हैं। पहले पाकिस्तान में मीडिया में आने वाली इन खबरों को दबाने की कोशिश हो, लेकिन ऐसी बगावत कहां दबती है। पाकिस्तान की मीडिया में तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पीओके के शहर मुजफ्फराबाद में पुलिस का एक्शन ऐसा बैकफायर किया कि लोगों ने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद, काम धंधा ठप। पीओके में आम लोगों का एजेंडा साफ है, वो पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। पीओके के समाहिनी, सहनसा, मीरपुर, रावलकोट, खोई रट्टा, तत्ता पानी और हटियन वाला इलाकों में विद्रोह चरम पर है। मुजफ्फराबाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग भी की। पीओके में बगावत की चिंगारी कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े विद्रोह के शोलों में तब्दील हो गई, उसकी बड़ी वजह समझिए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की योजना की घोषणा की थी। JKJAAC पीओके का एक अधिकार मंच है जो पाकिस्तान की ओर से भारी भरकम टैक्स का विरोध कर रहा है। इस वक्त पीओके में आटे की कीमत भी आसमान पर है। जानलेवा टैक्स बढ़ा दिया गया है।
बिजली की बढ़ी हुई दरों ने लोगों के गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया। विद्रोह भड़के नहीं। इसे देखते हुए पाकिस्तानी फौज की 6 प्लाटून पहले ही बुला ली गई थी। हालात से बेखबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिंसा शुरू होने के बाद जागे। फौरन पाकिस्तान की हुकूमत ने फायर ब्रिगेड वाला एक्शन लिया। पीओके के लिए 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। लालच देकर बगावत को रोकने की कोशिश की, लेकिन पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं कि पूरा पीओके एलओसी के पार नजर बनाए हुए है। भारत में भी इस वक्त पीओके का विद्रोह वायरल हो चुका है। The gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. So, yes. So, if you ask me when will the occupation end, I think that's what you meant. भारत का नजरिया पीओके को लेकर साफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद और किशनगंगा यानी नीलम वैली की दूसरी तरफ पूरा इलाका भारत का है। ये जगह भी लद्दाख और कश्मीर की वादियों की तरह खूबसूरत है, लेकिन दूसरा सच ये है कि इस पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। इसी कब्जे के खिलाफ अब पीओके अंदर से उबल रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब पाकिस्तान की संसद की बात करते हैं, जहां पर भारत का नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान के सांसद भारत के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद मुस्तफा कमाल संसद में कहा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बेरोजगार पैदा कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए और भारत की शिक्षा प्रणाली की तारीफ की है। देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर दुनिया के कंधे से कंधा मिलकर चलने की गवाही दे रही है, जहां सुकून है, लोग खुशहाल हैं, और दूसरी तस्वीर जालिमों से आजादी मांगने की कहानी बयां कर रही है। एक है दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले भारत की तरफ का जम्मू कश्मीर, और दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां महंगाई, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार ने उनका खून खौला रखा है। अब वो चाहते हैं आजादी और भारत में घर वापसी। भारत के बढ़ते कदम से पूरी दुनिया वाकिफ है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सांसद भी भारत के मुरीद बन गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खुद पाकिस्तान के सांसद भारत की तारीफ कर रहे हैं। MQMM पार्टी से पाकिस्तानी सांसद मुस्तफा कमाल ने संसद में अपने देश की पोल खोल दी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए, और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। कंगाल पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया को मालूम है। महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान अपनी कंपनियां बेचने को तैयार है, और तो और पाकिस्तान के हाथ से पीओके भी निकलता जा रहा है। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है,
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान अब नरक बन चुका है। वहीं भारत चांद पर पहुंच चुका है और गर्व के साथ विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सांसद भी खुद को इंडिया की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई से लेकर पीओके तक कई मुद्दों पर बातचीत की है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा। यूसीसी हम लाएंगे, हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है। एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई और आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर वो बोले। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हुए सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को जनता जब अपना फैसला सुनाएगी तब राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे और मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को चुनाव से पहले बताना चाहिए था कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4 तारीख को देश की जनता फैसला सुना देगी, इसके बाद ये विवाद ही समाप्त हो जाएगा। वो छुट्टी पे चले जाएंगे, मोदी जी शपथ लेंगे और सरकार चलने लगेगी। देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। वो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा। इसमें क्या आपत्ति हो सकती? वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं है।
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 24 से 30 सीट जीत रही है। यही नहीं, उन्होंने यूसीसी को अहम मुद्दा बताते हुए इसे लाने का भी दावा किया। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। यूसीसी हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का भी मुद्दा उठाते हुए इंडिया गठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से इंडिया गठबंधन ने ऐसा किया। मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? इस इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और वो 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी बीजेपी का नेतृत्व करते रहेंगे। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे अमेठी के अखाड़े की। अमेठी में एक बार फिर प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हैं। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि अमेठी के विकास को रोका जा रहा है, तो स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए पूरी कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक ही व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं। कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता, ये गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी स्मृति ईरानी की ललकार। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। कभी प्रियंका गांधी की हुंकार। कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता। अमेठी के रण में स्मृति वर्सेस प्रियंका की जंग। देश की हॉट सीट में से एक अमेठी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को अमेठी में प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी तकरार देखने को मिली। कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता। तब गांधी खानदान का एक ही व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। दरअसल प्रियंका अमेठी में एक सभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन पर झूठ बोलने और अमेठी का विकास न करने का भी आरोप लगाया। यहाँ एक भाजपा की प्रत्याशी आई जो आज आपकी सांसद है। उनका एक ही मकसद था, सेवा मकसद नहीं था। आपके प्रति कोई आदर का रिश्ता नहीं था, आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वो यहाँ इसलिए आई
कि उनको पूरे देश में ये प्रचार करना था कि देखिए अमेठी में कुछ काम नहीं होता, ये गांधी परिवार का क्षेत्र है और राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये दिखाने के लिए और देश को दर्शाने के लिए वो यहाँ आई और उन्होंने काफी झूठ फैलाए। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था, राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं। इस जुबानी जंग की गवाह अमेठी की जनता बनी, जहां प्रियंका गांधी अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। ये पहली दफा नहीं है जब अमेठी के अखाड़े में स्मृति वर्सेस प्रियंका गांधी की जंग देखने को मिल रही है। इससे पहले स्मृति ईरानी राहुल प्रियंका गांधी को डिबेट की खुली चुनौती देकर ललकार चुकी हैं। तब भी प्रियंका गांधी की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई थी। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए, दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।